चैप्टर 5805 प्यार का पंचैप्टर नामा। ये आदित्य का सौभाग्य था या तानिया का, वो तो पता नहीं, पर किस्मत से तानिया जिस कंपनी में काम करती हैं उसी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर विराज सेन इस शहर के पुलिस चीफ को अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए तानिया के कहने पर उन्होंने उनसे आदित्य के बारे में बात की। विराज को बताया गया कि नागेश रावत की तबीयत अब ठीक है, इसलिए पुलिस आदित्य को कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद जाने देगी। एक राहत की सांस लेते हुए तानिया टैक्सी से उतरी और पैसे चुकता करने के बाद तानिया ने जैसे ही सड़क पार करके पुलिस स्टेशन की ओर जाने के लिए अपना कदम बढ़ाया, उसका ध्यान पुलिस स्टेशन से बाहर आते आदित्य की तरफ गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके कदम वहीं थम गए। आदित्य सड़क के उस पार से भी आसानी से देख पा रहा था कि तानिया की आंखों में आदित्य के लिए थोड़ी नाराजगी और ढेर सारा गुस्सा था। इससे पहले कि दोनों सड़क पार करके एक दूसरे से मिल पाते, अचानक से दोनों के बीच एक बड़ी सी कार आकर रुक जाती है। तानिया उस कार को पहचान लेती है, ये कार विराज सेन की है। विराज अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करता है और तानिया से कहता है, कहीं मैं तुम दोनों के बीच में तो नहीं आ गया। इससे पहले कि तानिया कोई जवाब दे, एक हवलदार जोर जोर से सीटी बजाकर कहता है, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, बोर्ड नहीं पड़ा क्या? सिचुएशन को समझकर तानिया और आदित्य झट से गाड़ी में बैठ जाते हैं। आदित्य आगे ड्राइवर के पास वाली सीट पर और तानिया विराज के बगल वाली सीट पर। गाड़ी में बैठते ही तानिया विराज से बोली, थैंक यू विराज, आज आपने हमारी हेल्प की। इस बात पर विराज तानिया से कहता है, थैंक यू तो परायों से कहा जाता है, हम तो कई सालों से एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक परिवार की तरह। ये बोलते बोलते विराज की नज़र तानिया के डीप नेक वाली सफ़ेद कुर्ती पर ही टिकी होती है। जब तानिया विराज की नज़रों को भांप लेती है तो उसे एहसास होता है कि विराज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर तानिया एकदम से अनकंफर्टेबल हो जाती है। तानिया मन ही मन सोचती है, मेरा बस चले तो मैं अभी इसी वक्त विराज की गाड़ी से उतर जाऊं, पर कैसे? तभी तानिया का ध्यान रास्ते पर लगे एक बोर्ड पर जाता है, पुरानी सड़क, आगे से दाएं 1 किलोमीटर। बस तानिया को बहाना मिल जाता है और वो विराज से कहती है, मुझे और आदित्य को पुरानी सड़क पर कुछ काम है, तो प्लीज हमें आगे के मोड़ पर उतार दो। विराज को तानिया की ये बात अच्छी नहीं लगती। असल में विराज तानिया को पसंद करता है। विराज को इस बात का अफसोस था कि तानिया की इतनी जल्दी शादी हो गई थी, पर हाँ, विराज को इस बात की खुशी भी थी कि आदित्य किसी भी एंगल से तानिया के लायक नहीं था और तानिया और आदित्य की शादीशुदा जिंदगी भी कोई खास नहीं चल रही थी। इसलिए विराज के दिल में उम्मीद की किरण अभी भी बाकी थी। जब विराज ने कोई जवाब नहीं दिया तो तानिया ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, पुरानी सड़क का मोड़ आ रहा है विराज। विराज ने ड्राइवर से कार आगे के मोड़ पर रोकने को कहा और तानिया से बात जारी रखते हुए बोला, असल में मेरे भाई को भी पुरानी सड़क के बाजार में घूमना बहुत पसंद है। पिछले हफ्ते मेरे भाई ने वहां की एक एंटीक शॉप से 2000 साल पुरानी भगवान शंकर और देवी पार्वती की अर्धनारीश्वर रूप वाली मूर्ति 10 लाख में खरीदी थी। विराज ये सारी बातें असल में तानिया को इम्प्रेस करने के लिए बोल रहा था, लेकिन तानिया विराज की बात सुनकर कोई रिएक्शन नहीं देती, बल्कि तभी आदित्य बोल पड़ता है, हाँ, मैंने उस मूर्ति के बारे में पढ़ा है। फिर आदित्य आगे बोलता है, मुझे तो 2 सफ़ेद और नीले रंग के एंटीक वाज के बारे में भी पता है जो चीनी मिट्टी से बने हैं और जिन पर बांस की सुई से बारीक चित्रकारी की गई थी। और पता है, उनमें रंग भरने के लिए कश्मीर के असली केसर के घोल का इस्तेमाल किया गया था। ये सुनते ही तानिया अचानक से आदित्य पर भड़क जाती है, हाँ हाँ, ये भी कह दो आदित्य कि तुमने वो 2 वाज 5 लाख में खरीदे थे। आदित्य और विराज तानिया से ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं कर रहे थे। वो दोनों तानिया की ओर देखने लगते हैं। तभी तानिया ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहती है और गाड़ी से उतर जाती है। आदित्य भी अपनी सीट बेल्ट निकालने लगता है तो तानिया जोर से चिल्ला उठती है, और कितनी देर आदित्य, जल्दी करो, देर हो रही है। आदित्य फौरन गाड़ी से उतर जाता है। विराज इस वक्त तानिया से कुछ ना कहने में ही अपनी भलाई समझता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। जैसे ही विराज की कार आगे निकल जाती है, तानिया पुरानी सड़क से ठीक उल्टी दिशा में तेज कदमों से चलने लगती है। आदित्य तानिया के पीछे भागता हुआ कहता है, तानी वहां कहाँ जा रही हो? पुरानी सड़क तो राइट साइड में है। हाँ, लेकिन जिसकी लाइफ में सब रॉन्ग ही रॉन्ग हो रहा हो, वो राइट लेकर भी क्या करेगा?
तानिया ने बड़े ही बेरुखे स्वर में जवाब दिया। आदित्य को लगा कि तानिया इस वजह से गुस्सा है क्योंकि आज आदित्य की वजह से तानिया को पुलिस स्टेशन आना पड़ा। तो वो तानिया से कहता है, मुझे पता है तानी, तुम्हें मेरी वजह से आज पुलिस स्टेशन आना पड़ा इसलिए। तानिया आदित्य की बात बीच में ही काटते हुए कहती है, मेरे गुस्से की असली वजह तुम्हारे खर्च किए हुए पैसे हैं आदि। तुमने मॉम के दिए कार्ड को यूज करके वो सिरेमिक वाज खरीदे थे ना। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब तानिया की मां महेश्वरी ने उसे बताया था कि वो आदित्य को 1 करोड़ रुपये का ऑफर देने वाली हैं, जिससे वो आदित्य को तानिया को तलाक देने के लिए मना लेंगी, तब तानिया ने महेश्वरी से शर्त लगाई थी कि आदित्य उन पैसों को हाथ भी नहीं लगाएगा। लेकिन आज तानिया को ऐसा लग रहा था कि आदित्य ने उसके विश्वास को तोड़ दिया है। आदित्य तानिया की बात सुनकर हैरान रह जाता है और फौरन उसे समझाते हुए कहता है, हाँ मैंने वो पैसे यूज किए लेकिन वास खरीदने के लिए नहीं, बल्कि विक्रम चाचू के इलाज के लिए। ये सुनकर तानिया कुछ देर के लिए आदित्य को देखती रहती है और फिर उससे कहती है, पता है आदि, यकीन क्या होता है। एक बार जब मैं तुम्हारे पास अपनी लाल रंग की लिपस्टिक लेकर आई थी और मैंने तुमसे पूछा था कि ये कौन सा रंग है और तुमने कहा था मैरून, उस दिन से मेरे लिए लाल रंग मैरून बन गया था और आज तक मैं उसे मैरून मानती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे अपनी आंखों पर कम और तुम्हारे शब्दों पर ज्यादा यकीन था। ये बात सुनते ही आदित्य भी इमोशनल हो जाता है। फिर आदित्य तानिया से पूछता है, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया तानी कि तुम्हें अपने आदि की बात पर यकीन नहीं हो रहा? क्योंकि तुम्हारी तानी को जल और मृगजल के बीच का फर्क समझ आ चुका है। तानिया की बात आदित्य के दिल में एक तीर की तरह चुभ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन आज तानिया को आदित्य के आंसू देखने या पोंछने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हकीकत तो ये थी कि तानिया खुद बहुत हर्ट हो चुकी थी, टूट चुकी थी। उसने लाइफ में हमेशा आदित्य का साथ दिया था, कितनी बार अपने माता पिता से छिपाकर उसकी मदद की थी। तानिया एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती थी, अच्छी पोस्ट, अच्छी तनख्वाह, पर तानिया ने कभी आदित्य के सामने इस बात का दिखावा नहीं किया, क्योंकि उसे पता था वो कभी झूठी शानो शौकत या पैसों के सामने नहीं झुकेगा। उनके रिश्ते की नींव ही आदित्य की सच्चाई और अच्छाई थी। लेकिन आज आदित्य ने तानिया से झूठ बोला था, तानिया के प्यार को नहीं पैसों को चुना था और ये बात तानिया को मंजूर नहीं थी। तानिया ने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर चली गई। आदित्य बीच सड़क में अकेला खड़ा रह गया, ठीक उसकी जिंदगी की तरह। तारांकन देर रात जब थक हार कर आदित्य अपनी दुकान के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी दुकान का शटर खुला हुआ है और कोई उसकी दुकान का सामान बाहर फेंक रहा है। आदित्य भागकर दुकान के अंदर जाता है तो वो देखता है कि ये कारनामा रमा देवी का है। आदित्य रमा देवी से पूछता है, आप मेरा सामान बाहर क्यों फेंक रही हैं? आदित्य को अपने सामने देखकर पहले तो रमा देवी को यकीन नहीं होता कि आदित्य इतनी जल्दी पुलिस स्टेशन से छूटकर वापस आ गया, लेकिन वो बिना आदित्य की बात का जवाब दिए उसकी दुकान का सामान बाहर फेंकना जारी रखती हैं। आदित्य रमा देवी को रोकने की कोशिश करता हुआ कहता है, आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं आपका किराया तो टाइम पर दे देता हूँ, तो फिर दिक्कत क्या है? ये तो उस आदमी को बेहोश करने से पहले सोचना चाहिए था आदित्य, रमा देवी ने आदित्य को अपने गुस्से की वजह बताते हुए कहा। आदित्य ने भी रमा देवी को समझाने की कोशिश की कि उस आदमी को मिर्गी का दौरा पड़ा था और इसलिए वो बेहोश हो गया था, लेकिन रमा देवी आदित्य की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। आखिर में आदित्य हार मान लेता है और रमा देवी से कहता है, ठीक है, मैं आपकी दुकान खाली कर दूंगा, बस आप मुझे मेरे डिपॉजिट की रकम लौटा दीजिए। आदित्य के इतना कहने की देर थी कि रमा देवी ने रौद्र रूप ले लिया। क्या कहा तुमने? तुम शायद भूल गए, मेरा भाई नारायण पांडेय पुलिस में काम करता है। अगर तुमने अपने मुंह से एक और बार डिपॉजिट का नाम लिया तो अपने भाई से कहकर मैं तुम्हें फिर से अंदर करवा दूंगी, और वो भी लंबे समय के लिए, समझे? आदित्य रमा देवी का इरादा समझ जाता है कि वो उसका डिपॉजिट हड़पने के चक्कर में है। इससे पहले कि आदित्य रमा देवी से कुछ और कह पाता, दो लोग दुकान के अंदर आते हैं। ये कोई और नहीं नागेश रावत हैं, जो अपने असिस्टेंट करण के साथ यहाँ आए हैं। आदित्य ने देखा कि करण ने अपने हाथ में एक ब्राउन कलर का ब्रीफकेस पकड़ा हुआ है। नागेश को ठीक ठाक देखते ही आदित्य के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। सर आप, मुझे खुशी है कि आप ठीक हो गए। नागेश भी आदित्य को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर अपने चारों तरफ देखकर दुकान की हालत को एक नज़र में ही भांप लेते हैं।
नागेश फौरन समझ जाते हैं कि आदित्य से दुकान खाली करवाई जा रही है और वो भी जबरदस्ती। नागेश आदित्य से पूछते हैं, क्या ये सब सुबह के तमाशे की वजह से हो रहा है? आदित्य ने नागेश को कोई जवाब नहीं दिया और बस अपना सिर हाँ में हिलाया। नागेश सब कुछ समझ गए। उन्होंने अपने असिस्टेंट करण को रमा देवी से बात करने का इशारा किया, लेकिन रमा देवी तो किसी की सुनने वालों में से थी नहीं। रमा देवी ने करण को घूर कर देखा और कहा, मैं अभी अपने भाई नारायण पांडेय को फोन करके बुलाती हूँ। उसके यहाँ आते ही सबको अपनी नानी याद आ जाएगी। वो तुम सबको ऐसा सबक सिखाएगा, देखना। आखिर पुलिस वाले की बहन हूँ मैं। करण को रमा देवी की बात सुनकर हंसी आ जाती है। करण मन ही मन सोचता है, अभी पता चल जाएगा किसको नानी याद आती है। जैसे ही इनका भाई नारायण पांडे आकर नागेश सर, जो इस श्रीजल नगर के नए मेयर हैं, उन्हें सलाम करेगा तो इनकी बोलती अपने आप बंद हो जाएगी। इतने में नागेश करण को अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहते हैं, जिसके बाद करण आदित्य को पेन के 20 रुपये देता है और फिर वहां से बाहर निकल जाता है। रमा देवी फिर से आदित्य की दुकान का सामान बाहर फेंकने लगती हैं। ये देखकर नागेश आदित्य से कहते हैं, क्या तुम 2 मिनट के लिए बाहर आ सकते हो? आदित्य नागेश के साथ बाहर निकलता है, पर उसका ध्यान अभी भी फेंकी जा रही चीजों पर होता है। आदित्य एक बार अपने लॉकेट की तरफ देखता है, लेकिन इस वक्त लॉकेट चमकने का नाम नहीं ले रहा था। नागेश आदित्य को रिलैक्स होने को कहते हैं, परेशान मत हो, थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे क्या तुम मिर्गी का इलाज करना जानते हो? ये सुनकर आदित्य नागेश की ओर देखता है। नागेश को लगता है कि शायद आदित्य कोई बहुत बड़ा जानकार है और नागेश के सवाल से वो नाराज हो गया है। तो नागेश आदित्य से कहते हैं, देखो मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। असल में नागेश को बचपन से ही मिर्गी की बीमारी थी, पर दवाई से एलर्जी की वजह से नागेश का इलाज रोक देना पड़ा था और तब से नागेश को अक्सर मिर्गी के दौरे पड़ते थे। नागेश ने बड़ी उम्मीद से आदित्य की ओर देखा। आदित्य एक बार फिर अपने लॉकेट की तरफ देखने लगा। लॉकेट में अब भी कोई चमक नहीं थी, लेकिन फिर भी आदित्य ने कुछ सोचकर धीरे से कहा, थोड़ा। बस आदित्य का इतना कहना ही नागेश के लिए बहुत था। नागेश ने झट से आदित्य का हाथ पकड़ लिया और पूछा, मिर्गी की बीमारी को ठीक किया जा सकता है ना? ये सुनकर आदित्य के मुंह से हाँ निकल जाता है। फिर नागेश आदित्य से पूछता है, कैसे? लेकिन ये अब आदित्य को क्या पता। फिर भी आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है और पता नहीं कैसे आदित्य अपने आप बोलने लगता है, जैसा कि मैंने प्रेशर पॉइंट की तकनीक का सुबह इस्तेमाल किया था। उसके अलावा एक स्पेशल तरह की एक्यूपंक्चर तकनीक भी है, और हाँ, एक बहुत पुरानी तकनीक है जिसे क्रिस्टल तकनीक कहते हैं। इससे शरीर के सारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं और बीमारी अपने आप शरीर से बाहर निकल जाती है। आदित्य ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी श्रीजल नगर की पुलिस की गाड़ी वहां पर आ पहुंचती है। गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनकर आदित्य अपनी आंखें खोल देता है। आंखें खोलते ही आदित्य को याद नहीं रहता कि उसने नागेश से क्या कहा। इतने में पुलिस की गाड़ी से एक हट्टा कट्टा पुलिस वाला उतरता है। ये और कोई नहीं, रमा देवी का भाई नारायण पांडेय है। नारायण पांडेय आगे बढ़कर दुकान के दरवाजे के पास खड़े आदित्य को गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है, तू ही है ना जिसने मेरी बहन को परेशान करके रखा है? इतना कहकर नारायण पांडेय आदित्य के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है, और वो भी श्रीजल नगर के मेयर नागेश रावत के सामने। तो अब क्या होगा आगे कहानी में? क्या इस थप्पड़ की गूंज से लॉकेट फिर से चमकने लगेगा? क्या आदित्य नारायण पांडेय और रमा देवी को सबक सिखा पाएगा? और क्या होगा जब सबको नागेश रावत की असलियत के बारे में पता चलेगा? क्या अब आदित्य तानिया के सामने अपनी सच्चाई साबित कर पाएगा? चैप्टर 6:06 आसमान से गिरा। आदित्य को थप्पड़ मारने के बाद नारायण पांडेय अपने मसल्स की पावर दिखाता हुआ अपने साथियों से कहता है, इस थप्पड़ की गूंज सुनी? इस पर वो लोग हंसते हुए कहते हैं, नहीं, एक और हो जाए। फिर नारायण पांडेय अपनी बहन रमा देवी की तरफ देखते हुए पूछता है, तुम क्या कहती हो बहना, हो जाए एक और? रमा देवी भी ताव में आकर हाँ में जवाब देती हैं। तभी नागेश रावत मैदान में आते हैं और नारायण पांडेय का हाथ पकड़ लेते हैं। खबरदार, जो तुमने ये गलती दोबारा की तो श्रीजल नगर के पुलिस हेड होने के नाते तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है या नहीं? नागेश की आवाज से ज्यादा गुस्सा उनकी आंखों में दिखाई दे रहा था। नागेश ने नारायण पांडेय के हाथ को झटक दिया।
नारायण पांड्या को नागेश की ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो नागेश को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगा। एक पल के लिए नारायण पांड्या को लगा कि शायद उसने नागेश को कहीं देखा है, पर इस वक्त उसे नागेश पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो जानना भी नहीं चाहता था कि वो कौन है। क्या कहा तूने बुड्ढे? नारायण पांड्या ने गुर्राकर नागेश से कहा। पर नागेश कहाँ डरने वाले थे। नागेश ने शांति से आदेश देते हुए नारायण पांड्या से कहा, तुम इस तरह कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। नागेश की बात सुनकर नारायण पांड्या सोचता है, इस आदमी को अब कानून की नहीं, दूसरी भाषा में ही सबक सिखाना पड़ेगा। नारायण पांड्या नागेश का कॉलर पकड़ लेता है और उन्हें धमकाते हुए कहता है, तो समझ ले मैं ही कानून हूँ और देख, कानून ने तुझे आड़े हाथ ले लिया। बोल, अब कुछ कहना है तुझे? नारायण पांड्या को लगा कि उसके इस तरह के बर्ताव से नागेश डर जाएंगे, पर होता बिल्कुल उल्टा है। नागेश भड़क जाते हैं, मेरा कॉलर छोड़, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं इस श्रीजल नगर का नया मेयर हूँ। नागेश ने जैसे ही अपनी पहचान बताई, नारायण पांड्या और दूसरे पुलिस वाले हंसने लगे। उनके हिसाब से नागेश झूठ बोल रहा था क्योंकि वो तो श्रीजल नगर के सभी बड़े अधिकारियों को अच्छी तरह जानते थे। नारायण पांड्या नागेश का मजाक उड़ाते हुए अपने साथियों से कहता है, सुना भाइयों, ये जनाब हमारे शहर के नए मेयर हैं और मैं इस देश का पुराना प्रधानमंत्री। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग इस बात पर खूब हंसते हैं। इस पर नागेश कहते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा। तो नारायण पांड्या कहता है, पुलिस के साथ किया हुआ तुम्हारा ये मजाक तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। इतना कहकर नारायण पांड्या अपने साथी पुलिस वालों को आदित्य और नागेश को हथकड़ी पहनाकर पुलिस स्टेशन ले चलने को कहता है। ये बात सुनकर नागेश रावत भड़क उठते हैं और नारायण पांड्या से पूछते हैं, एक पुलिस इंस्पेक्टर के पास शहर के मेयर को गिरफ्तार करने का अधिकार कब से होने लगा? नागेश की बात सुनकर नारायण पांड्या को लगता है कि नागेश लातों का भूत है, वो बातों से मानने वाला नहीं है। तो नारायण गुस्से से नागेश की ओर बढ़ता है, तेरी तो। तभी अचानक कुछ पुलिस की गाड़ियां वहां आकर रुक जाती हैं और इन गाड़ियों में से कुछ हथियारबंद पुलिस ऑफिसर्स निकलते हैं और इन सब के आगे होता है सुनहरी आंखों वाला करण, नागेश का असिस्टेंट, जिसके पीछे इलाके के पुलिस कमिश्नर राजेश्वर राजपुरोहित चले आ रहे होते हैं। राजेश्वर राजपुरोहित की बात करें तो ना जाने कितने गुनहगारों को उन्होंने सलाखों के पीछे पहुंचाया था और साथ ही साथ उन्होंने इन गुनहगारों को जेल से छूटने पर एक नई जिंदगी जीने का मौका भी दिया था। राजपुरोहित नागेश के पास जाकर कहते हैं, श्रीजल नगर के नए मेयर नागेश रावत का स्वागत है। नागेश भी मुस्कुराकर राजपुरोहित से हाथ मिलाते हैं। ये देखते ही नारायण पांड्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये क्या हो गया? जिसे मैंने अभी अभी सबके सामने बूढ़ा कहा, उसका कॉलर पकड़ा और धमकी दी, वो सच में श्रीजल नगर का नया मेयर निकला। अब तो पक्का मेरी नौकरी गई, मुझे चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि नारायण पांड्या वहां से निकल पाता, नागेश उसे रोक लेते हैं और अपने पास बुलाते हैं। जैसे ही नारायण पांड्या नागेश के पास पहुंचे तो उन्होंने कमिश्नर राजपुरोहित से उसका इंट्रोडक्शन कराते हुए कहा, इनसे मिलिए, ये हमारे पुराने प्रधानमंत्री हैं। कमिश्नर राजपुरोहित पूरा मामला समझ जाते हैं और अपने साथ आए ऑफिसर्स में से एक से कहते हैं, इन्हें अपने साथ ले जाओ और मामले की पूरी जांच करवाओ। नारायण पांड्या माफी मांगने की कोशिश करता है, पर वो खुद भी जानता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और मामला हाथ से निकल चुका है। इसके बाद राजपुरोहित आगे कहते हैं, श्रीजल नगर में हर एक इंसान को समान रूप से ट्रीट किया जाता है, चाहे वो कानून का रखवाला हो या आम इंसान। इसके बाद कमिश्नर राजपुरोहित नागेश से बात करने के लिए पलटते हैं, लेकिन नागेश तो आदित्य से बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। नागेश आदित्य से कहते हैं, मैं कल दोबारा हॉस्पिटल जाने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए मिर्गी के इलाज की दवाइयाँ लेने चलोगे? आदित्य मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाता है। आदित्य की नज़र अभी भी अपनी दुकान के सामान पर होती है, जो रमा देवी की मेहरबानी से दुकान के बाहर बिखरा पड़ा था। तभी नागेश करण को बुलाकर कहते हैं, इस दुकान का इशू हैंडल करो और सब कुछ सेटल कर दो। इसके बाद नागेश आदित्य को अपना कार्ड देकर उससे विदा लेते हैं। तारांकन अगले दिन मेयर नागेश की गाड़ी सिटी हॉस्पिटल के गेट के अंदर एंटर होती है। सिटी हॉस्पिटल में हमेशा की ही तरह भीड़ थी और पार्किंग मिलना भी इतना आसान नहीं था।
मेयर के असिस्टेंट करण ने कार पार्किंग की जिम्मेदारी ली और आदित्य के साथ मेयर नागेश अपनी दवाई लेने हॉस्पिटल के अंदर चले गए। अंदर पहुंचकर नागेश ने देखा कि दवाई के काउंटर पर पार्किंग से भी ज्यादा भीड़ थी। नागेश और आदित्य क्यू में लगकर इंतजार करने लगे। लगभग 1 घंटा खड़े रहने के बाद उनका नंबर आया, लेकिन इससे पहले कि आदित्य दवाई के बारे में बात करे, रोजी लाइन तोड़कर आगे आ जाती है और काउंटर पर मौजूद केमिस्ट और डॉक्टर को अपनी दवाई की लिस्ट दे देती है और वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। पता है आज मेरी फैमिली फिल्म देखने जा रही है, लेकिन मेरी तो आज नाइट शिफ्ट है। इनकी बातों बातों में दवाई लेने वालों की लाइन और लंबी होती चली जाती है। ये देखकर आदित्य इरिटेट हो जाता है और अपना प्रिस्क्रिप्शन काउंटर पर बैठे आदमी को पकड़ा देता है, लेकिन वो आदमी झल्लाकर उस प्रिस्क्रिप्शन को फेंक देता है। मेयर नागेश साइड में खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। माना कि हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं तो इन पर काम का लोड ज्यादा होगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि काम के वक्त टाइम पास किया जाए। नागेश ने मन ही मन सोचा और आगे बढ़कर आदित्य के हाथ से दवाई का प्रिस्क्रिप्शन ले लिए। इसके बाद उन्होंने काउंटर पर जाकर वहां बैठे डॉक्टर से कहा, मुझे आपके इन चैप्टर अर्थ से बात करनी है। नागेश की बात सुनते ही काउंटर पर बैठा डॉक्टर समझ जाता है कि नागेश चीफ से मिलकर उसकी शिकायत करने वाले हैं, तो वो बड़े एटीट्यूड के साथ उनसे पूछता है, तुम कौन हो? नागेश भी उतनी ही बेरुखी से जवाब देते हैं, क्यों? अगर मुझे तुम्हारा व्यवहार पसंद नहीं आता तो क्या मैं इस बारे में शिकायत भी नहीं कर सकता? बस इतना सुनते ही वो डॉक्टर भी अपनी जिद पर अड़ जाता है और नागेश से कहता है, तुम्हारे जैसे बहुत आए और गए, आज तक तो कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। आज तुम कोशिश करना चाहो तो कर लो। बाहर रिसेप्शन पर एक रजिस्टर रखा है, उसमें लिख दो अपनी कंप्लेंट। मेयर नागेश उस डॉक्टर की कही बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपना हाथ जोर से काउंटर पर मारते हुए कहते हैं, अपने इन चैप्टर अर्ज को बुलाओ, अभी के अभी। इस पर काउंटर पर बैठा डॉक्टर भी अकड़ कर जवाब देता है, नहीं बुलाऊंगा। इतने में करण भागकर नागेश के पास आता है और कहता है, मेयर सर मुझे सुई मिल गई है। करण के मुंह से मेयर सर सुनते ही उस डॉक्टर की सारी हवा एक झटके में निकल जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। वो डर के मारे कांपने लगता है। काउंटर पर सुबह सुबह हंगामा होते देख हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर ललित गोयनका वहां पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि दवाई के काउंटर के पास बहुत सारी भीड़ जमा हो चुकी है। ललित गोयनका सबको साइड में करते हुए नागेश के पास पहुंचकर पूछते हैं, बात क्या है सर? इस पर नागेश जवाब देते हैं, मैं यहाँ दवाई लेने आया था, लेकिन मुझे बताया गया कि पहले मुझे रिसेप्शन पर रखे कंप्लेंट रजिस्टर में काउंटर पर बैठे भाई साहब की रिपोर्ट लिखनी होगी और उसके बेसिस पर यह तय किया जाएगा कि मुझे यहाँ से दवाई मिलेगी या नहीं। इतना कहकर नागेश काउंटर पर बैठे डॉक्टर को घूर कर देखते हैं। ललित सारी बात समझ जाता है और फिर नागेश से कहता है, मैं वादा करता हूँ अगली बार इस हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होगा और अगली बार आपको हॉस्पिटल में दवाई लेने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना प्रिस्क्रिप्शन दे दीजिए, सारी दवाइयाँ आपके घर पहुँचा दी जाएगी। इसके बाद नागेश अपना प्रिस्क्रिप्शन ललित को दे देते हैं। जब ललित प्रिस्क्रिप्शन पढ़ता है तो वो हैरान हो जाता है। वो नागेश की तरफ देखकर कहता है, सर इस प्रिस्क्रिप्शन में कुछ गड़बड़ है। प्रिस्क्रिप्शन में लिखी दवाइयाँ एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं और विरुद्ध प्रकृति की हैं। इनको लेने से बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, यहाँ तक कि मौत भी। ललित की बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। नागेश को ललित की बात पर यकीन नहीं होता, तो नागेश उससे पूछते हैं, तो आपके हिसाब से मुझे ये दवाई नहीं लेनी चाहिए? इस बात पर ललित ने कहा, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बेहतर होगा आप किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन ले। ये सब हर्बल दवाइयाँ हैं और खुशकिस्मती से आज हमारे हॉस्पिटल में इंटर्न्स को एक ट्रेनिंग सेशन देने इस इलाके के मशहूर प्रोफेसर भूपेंद्र शाह आए हुए हैं। आइए हम चलकर उनसे बात करते हैं। तारांकन प्रोफेसर भूपेंद्र शाह ने हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेद, यूनानी से लेकर होम्योपैथी जैसी कई फील्ड्स में रिसर्च की हुई थी। इतना ही नहीं, भूपेंद्र शाह ने इलाज की कई एशियाई तकनीक जैसे स्पर्श थेरेपी, क्रिस्टल थेरेपी, सुजोग थेरेपी से लेकर कलर थेरेपी तक में महारत हासिल की हुई थी। ललित, नागेश, आदित्य और करण को प्रोफेसर शाह के पास ले जाता है। रास्ते में ललित नागेश को बताता है, प्रोफेसर भूपेंद्र शाह थोड़े बूढ़े हैं और सनकी भी, लेकिन मुझे यकीन है कि इस मामले में उनसे बेहतर सलाह कोई और नहीं दे सकता।
नागेश को भी ललित की बात सही लगती है। वैसे नागेश कई बार इस हॉस्पिटल में आ चुके थे, लेकिन वो पहले कभी भी प्रोफेसर भूपेंद्र शाह से नहीं मिले थे। प्रोफेसर भूपेंद्र शाह के पास पहुंचकर ललित नागेश का उनसे इंट्रोडक्शन करवाता है और उन्हें सारा मामला समझाता है। प्रोफेसर शाह पहले तो प्रिस्क्रिप्शन को ऐसे देखते हैं जैसे वो कोई आम कागज का टुकड़ा हो, फिर वो उसे टेबल पर रख देते हैं और नागेश की तरफ देखकर कहते हैं, इसमें ज्यादातर दवायां मिर्गी के इलाज के लिए हैं। बस लास्ट की 2 दवायां, कलम्बी और कियासी, एक दूसरे के विपरीत काम करती हैं। इन्हें साथ में लेने का परिणाम घातक या जानलेवा भी हो सकता है। ये सुनकर नागेश का गला सूख जाता है। फिर प्रोफेसर शाह अपना चश्मा ठीक करते हुए नागेश से पूछते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ ये दवायां आपको किसने प्रिस्क्राइब की हैं? नागेश कोई जवाब नहीं देते और बस आदित्य की तरफ देखने लगते हैं। प्रोफेसर शाह भी आदित्य की तरफ देखकर पूछते हैं, अच्छा तो बताओ तुम किस हॉस्पिटल में काम करते हो और तुमने तालीम कहाँ से हासिल की है? अब आदित्य क्या कहे? आदित्य उन्हें ये तो बता नहीं सकता कि वो तो एक छोटी मोटी दुकान चलाता है और उसके लॉकेट की मेहरबानी से ये सारे चमत्कार और इलाज हो रहे हैं, लेकिन आदित्य को ये बात तो सबके सामने कन्फेस करनी ही पड़ी कि वो डॉक्टर नहीं है। जैसे ही आदित्य अपनी हकीकत बताता है कि वो डॉक्टर नहीं है, प्रोफेसर शाह आदित्य पर बुरी तरह भड़क जाते हैं। तुम डॉक्टर नहीं हो तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी पेशेंट के नाम प्रिस्क्रिप्शन लिखने की? क्या तुम्हें नहीं पता इससे किसी की जान भी जा सकती है? दूसरी तरफ ये सब सुनकर ललित आदित्य के मजे लेने की सोचता है और अपनी हंसी मुश्किल से छिपाते हुए वो आदित्य के पास जाता है। फिर ललित आदित्य के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोलता है, तुम्हारा खेल खत्म बरखुरदार, जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। ललित की बात सुनकर आदित्य की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो इस मुसीबत से कैसे निकले। तभी उसका ध्यान लॉकेट पर जाता है जो धीरे धीरे चमक रहा होता है। ये देखकर आदित्य में थोड़ी हिम्मत आ जाती है और वो बड़ी ही शांति से सबको जवाब देते हुए कहता है, मैं भले ही डॉक्टर नहीं हूँ पर मेरे पास एक खास विद्या है जिससे मैं लोगों का इलाज कर सकता हूँ। इसके बाद आदित्य आगे कहता है, मेयर सर को बचपन से कुछ दवाइयों से एलर्जी थी और इसी वजह से उनकी मिर्गी का इलाज नहीं हो पाया था, पर अब मैं अपनी स्पेशल एक्यूपंक्चर तकनीक के साथ कलम्बी और कियासी का प्रयोग करते हुए पुरानी से पुरानी मिर्गी की बीमारी ठीक कर सकता हूँ। ये सुनकर प्रोफेसर शाह भड़क जाते हैं, बकवास, मुझे लगता है तुम बस हवा में बात कर रहे हो और मेडिकल की दुनिया में मिर्गी के इलाज के लिए ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। शायद तुम अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खा समझते हो, पर मैं बता दूं, हंस की चाल चलने से जिस तरह कौवा हंस नहीं बन जाता, उसी तरह 2-4 दवाइयों की जानकारी रखने से कोई वैद्य या डॉक्टर नहीं बन जाता। इसके बाद आदित्य प्रोफेसर शाह से ऐसा कुछ कहता है जिसकी वहां खड़े किसी भी इंसान को उम्मीद नहीं थी और न ही इतने सालों में किसी की प्रोफेसर शाह से ऐसा कहने की हिम्मत हुई थी। आदित्य बेबाक होकर प्रोफेसर से कहता है, ठीक है प्रोफेसर, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, क्यों न हम दोनों के बीच एक चैलेंज हो जाए। तो अब क्या होगा आगे कहानी में? क्या प्रोफेसर शाह आदित्य का दिया चैलेंज स्वीकार करेंगे या फिर प्रोफेसर शाह के अनुभव के सामने आदित्य की पोल खुल जाएगी? आदित्य ने कॉन्फिडेंस में आकर लॉकेट के भरोसे प्रोफेसर शाह को चैलेंज तो दे दिया था, पर कहीं आदित्य का लक एन वक्त पर उसे धोखा तो नहीं दे जाएंगे?